बैसाखी का दिन था और वो पर्व और उल्लास का माहौल था। और एक पार्क में एक ऐसी घटना 1915 ईस्वी को भारत आए, उसके बाद एक अलग गाथा शुरू होती है। कहते नहीं है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खरग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत ने सच में कमाल कर दिया। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन के उपनिवेश होने के कारण भारत को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आपके सामने प्रस्तुत है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। मुकदमा ना कोई वारंट, सीधा जेल में डाल दो। मतलब कि कहीं महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का जो भारत में राष्ट्रवाद वीडियो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 आपके समक्ष लेकर मैं प्रस्तुत हो चुका हूं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में ज़्यादा समय आपको नहीं गवाते हुए हम बताने वाले हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने की। देखिए, इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, उसके बाद सत्याग्रह, जैसे गांधी जी का आगमन होगा आपका, उसके बाद गांधी जी के सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद, सब रॉलेट एक्ट भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। जैसे उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लगभग मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह से मालूम है तो वीडियो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आप सारे टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि ये आपका ही चैनल है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका कि प्रथम विश्व युद्ध से शुरू करेंगे हम लोग। और भारत में राष्ट्रवाद का जो बीज 1857 ईस्वी यानी सैनिक विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, उससे तो मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद का बीज पनप चुका था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ 28 जुलाई 1914 ईस्वी से हुआ और ये 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला। और ये इस युद्ध में लगभग 37 प्रमुख देश जो शक्तिशाली, ऐसे तो बहुत सारे देश शामिल हुए थे, प्रमुख शक्तिशाली देश जो थे वो 37 देशों के बीच का ये युद्ध था। लेकिन भारत इस युद्ध में पूरी तरीके से शामिल नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली शामिल था। कैसे कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन के उपनिवेश होने के कारण भारत को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो ये इस युद्ध में दो खेमों में दुनिया बढ़ चुकी थी। प्रथम था मित्र राष्ट्र और दूसरा केंद्र शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, सर्बिया, बेल्जियम और रूस 1917 ईस्वी तक रहा। उसके बाद रूस युद्ध से हट चुका था और 1917 ईस्वी में ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। इससे पहले अमेरिका क्या कर रहे थे कि अमेरिका मित्र राष्ट्र को भी हथियार बेचने का काम कर रहा था और केंद्र शक्तियों को भी हथियार बेचने का काम कर रहा था। बस वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। युद्ध में 1917 ईस्वी में वो मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हुआ और 1918 ईस्वी में विजय मित्र राष्ट्र को मिला। तो देखिएगा कि अगर केंद्र शक्तियों की तरफ से बात करें तो जर्मनी केंद्र शक्तियों का मतलब कि अगुवाई कर रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया 1915 ईस्वी से ये सारे प्रमुख देश थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें तो तात्कालिक कारण क्या था कि युद्ध आखिर प्रारंभ हुआ कैसे, तो युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रांज फर्डिनेंड का मतलब है कि राजा का खानदान, राजा का खानदान या फिर बोलेंगे राजा का खानदान से जो व्यक्ति हो उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे इनकी हत्या हुई तो ये प्रथम विश्व युद्ध में चिंगारी का काम करने लगा और इनसे हवा मिलने लगी और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी और ये युद्ध जो चला, ये युद्ध आपका 4 साल, ये युद्ध आपका 4 साल 3 महीने 14 दिनों तक ये युद्ध चला। और इस युद्ध में 37 देश, 37 शक्तिशाली देश बोल सकते हैं, डायरेक्टली शामिल थे और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। तो आप अगर इस युद्ध के बारे में अगर प्रमुख बातें अगर जानना चाहते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो बस ये रखिएगा कि इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और इसमें मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन से देश शामिल हुए और केंद्र शक्तियों की तरफ से कौन से देश शामिल हुए
उसके बाद अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल हुआ 1917 ईस्वी में। तो ये सारी बातें आपको बस जानना है। तो आप देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बस आप लोग फटाफट देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत में प्रभाव ये पड़ा कि युद्ध के कारण ब्रिटिश सेना के रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, जिस कारण आयकर इनकम टैक्स को बढ़ाया गया। भारत में इनकम टैक्स बढ़ चुका था। युद्ध के कारण चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी गई और 1913 से 1918 के बीच वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई। यानी देखिए आप, ये जो 4 से 5 साल का समय था, ये पीरियड इतना मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गहरी चोट थी कि मतलब कि इसी समय मतलब कि वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई। दोगुनी मतलब डबल। अब डबल होना मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि अगर आज की डेट पे अगर मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 50 रुपया में, वो अचानक 100 रुपया हो जाए और तो बस मतलब कि अर्थव्यवस्था पर ये तो गहरी चोट का कारण है। और इससे भारत में राष्ट्रवाद परंपरा बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। उग्र राष्ट्रवाद जिसको हम लोग कहते हैं 1918 से 1919 और 2021 में भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। और भोजन की कमी हो गई तो मतलब कि भूखमरी बढ़ने लगा और इससे फ्लू की महामारी ने समस्याओं को और गंभीर करा दिया। मतलब कि एक ऊपर से एक तो भोजन की कमी, उपज ना होना, दूसरी और फ्लू, ये महामारी के कारण भारतीय मतलब कि आम जनताओं को बहुत ही पीड़ा सहना पड़ा। उसके बाद 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में जो भारत शामिल हुआ, महात्मा गांधी का इसमें बहुत बड़ा श्रेय माना जाता है। महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया। ये महात्मा गांधी का कहना था कि इस युद्ध में अगर भारत अगर शामिल होता है तो इससे हम लोग इस पर ब्रिटेन पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का कहना था कि वो लोकतंत्र की लड़ाई के लिए इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। तो महात्मा गांधी के इस अगुवाई पर मतलब महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया, क्योंकि और लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव था जो आपको जानना था। अब हम लोग शुरू करते हैं महात्मा गांधी का आगमन। अब महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए, उसके बाद एक अलग गाथा शुरू होती है। कहते नहीं है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खरग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत ने सच में कमाल कर दिया कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे और भारत लौटते ही 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। ये गांधी जी का पदार्पण होने लगा और गांधी जी ने एक पहला कार्य क्या किया कि साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। और उसके बाद सत्याग्रह है, और सत्याग्रह यानी एक सत्य के मार्ग पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार के लड़ने का मार्ग को ही सत्याग्रह कहा जाता है। यानी सत्य के लिए आग्रह करना, और ये बिना किसी हथियार के। तो मतलब कि गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में इंसानी भेदभाव देखा तो उन्होंने वहाँ के नस्लवादी रंगभेदी सरकार को अपने सत्याग्रह आंदोलन से हिलाकर रख दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह सफल रहा। यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करके आ चुके थे और उनको सत्याग्रह का एक्सपीरियंस था, और सत्याग्रह के आधार पर उनको ये पता चल चुका था कि सत्याग्रह एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर बिना किसी हथियार के हम अपने ओपोनेंट को, हम अपने दुश्मन को भी मतलब उसके दिल में प्यार जगा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है, ये मतलब कि इंसानी ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बातें हैं। ये बातें गांधी जी सत्य के मार्ग पर चलकर अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को वो एहसास करा दे चुके थे। तो अब सत्याग्रह के बाद गांधी जी का जो 3 सत्याग्रह प्रमुख जो बैक टू बैक हुआ, तो देखिएगा कि प्रथम सत्याग्रह चंपारण से वो अपना
कहानी का आगाज़ करते हैं चंपारण से, यानी बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में नील की खेती हेतु मतलब कि गांधी जी ने इस सत्याग्रह को मतलब कि किया। उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में खेरा यानी गुजरात के खेरा जिले में किसानों के कर माफ़ी के लिए ये मतलब कि सत्याग्रह चलाया गया। और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में मजदूरों के मतलब मिल मजदूरों के लिए ये सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। ये 3 बैक टू बैक सत्याग्रह से पूरी तरीके से मतलब अंग्रेज़ों के कमर पर अंग्रेज़ों 3 बैक टू बैक सत्याग्रह से अंग्रेज़ों को गहरी चोट लगने लगी और भारतीयों में एक नया जोश आने लगा। तो हम चलते हैं कि तीनों सत्याग्रह को बस 2 मिनट में देख लेते हैं। देखिए तीनों सत्याग्रह में सबसे पहले अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें, ये अप्रैल 1919 में हुआ। अप्रैल 1917 ईस्वी में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था और 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया था। किसानों को अपने ज़मीन के 3/20 हिस्से पर, यानी अपने ज़मीन का 3/20 हिस्सा मतलब कि अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठे ज़मीन पर उसको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती एकदम करना अनिवार्य है। और नील की खेती ऐसी खेती होती थी जिससे भूमि जर्जर हो जाता था और भूमि खेती योग्य नहीं रहता था, यानी उस पर आप 3 साल तक कोई फसल नहीं उगा सकते, मतलब उगाएंगे भी तो उगेगा नहीं, समझ लीजिए कि वो फसल का उपज नहीं हो पाएगा। तो खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और इसके लिए उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी, यानी उसको एक तो अपना भूमि का नुकसान, दूसरी और उसको सही से कीमत भी नहीं मिलता था। तो गांधी जी ने किसानों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और ये सत्याग्रह सफल रहा। तो इस सत्याग्रह के लिए जो गांधी जी से आग्रह किया था वो राजकुमार शुक्ल नाम से बिहार के चंपारण जिले के एक व्यक्ति थे। और ये आग्रह कब किया गया था, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति गांधी जी से आग्रह किया कि आप चंपारण आइए, ऐसा मुद्दा है जहाँ पे मतलब कि किसानों पर सरकार एक कानून समझ लीजिए थोपने का कार्य कर रही है कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य है। तो किसान इससे बहुत परेशान है। तो गांधी जी को ये बात का जब पता लगा, गांधी जी इन आदमियों से मिलने के लिए गए, वहाँ पर सत्याग्रह हुआ, फिर ये सत्याग्रह सफल रहा। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह के विषय में अगर पूछे तो बस आप इतना ही लिख दीजिएगा, आपका पेपर भी क्लियर, आपका MCQs भी इसी से बन जाएगा। तो चलते हैं हम लोग खेरा सत्याग्रह की ओर कि 1918 ईस्वी में जो गुजरात के खेरे ज़िले में जो सत्याग्रह हुआ था, इस पर क्या था कि गुजरात के खेरे ज़िले में किसानों ने सूखे के कारण, फसल खराब होने के कारण कर माफ़ी, यानी कर मतलब कि उसको जो सरकार को टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स माफ़ी की मांग की। सरकार ने कर माफ़ी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। किसानों को करों में राहत दी गई, यानी किसानों का कर माफ़ किया गया। और ये सत्याग्रह भी गांधी जी का सफल रहा। और ये खेरा सत्याग्रह कहाँ का, गुजरात के खेरे ज़िले में हुआ था। ये गुजरात के खेरे ज़िले में 1918 ईस्वी में, और 1918 ईस्वी में ही गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए गांधी जी सत्याग्रह किए थे। तो जब भी खेरा सत्याग्रह पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा और इतना सारा बात आपको याद रहना चाहिए। तो चलते हैं खेरा सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, जो 1 मिनट में देखते हैं हम लोग कि अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। और ये 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने प्लेग महामारी उस समय चल रही थी। और प्लेग महामारी ऐसा ही खतरनाक, जैसे कोरोना वायरस है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक। इससे मांस क्या होता था कि शरीर का मांस झरना शुरू हो जाता था। ये बहुत ही खतरनाक वायरस था। तो प्लेग बोनस की उसी महामारी के समय में मतलब एक प्लेग बोनस सरकार मजदूरों को मिलने लगा। तो प्लेग बोनस की मांग को लेकर हड़ताल की गई। गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया और 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने शुरुआत में 20% बोनस देने की पेशकश की, लेकिन गांधी जी के भूख हड़ताल पर जाने के बाद 35% बोनस देने के लिए सहमत हो गए।
यानी देखिएगा कि ये जो प्लेग महामारी जब होने लगा तो सब जो मतलब मिल में जो काम करने वाले मज़दूर थे वो अपने गांव आ चुके थे। गांव जब आ चुके थे तो उनको एक ऑफ़र मिला, गांव से अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको 50% बोनस मिलेगा। और बोनस कैसे मिलता है? बोनस कुछ समय के लिए मिलता है। तो 50% बोनस देने का वादा करके मिल मज़दूरों को बुलाया गया गुजरात के अहमदाबाद में। तो मज़दूर वहाँ पे जाने लगे और ये फिर महामारी ख़त्म होने लगी तो बोनस की कटौती शुरू हो गई। इसी समय मतलब कि मज़दूर फिर से हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए। और इस स्ट्राइक पर जाने के बाद मज़दूरों की मांग थी कि हमको 50% बोनस चाहिए। फिर बाद में वो लगभग गांधी जी के आह्वान पर 35% बोनस पर आए। और लेकिन अब मिल मालिक जो थे वो 20% बोनस देने की ही पेशकश की। बाद में फिर सहमति बनी और गांधी जी के सत्याग्रह के कारण 35% बोनस देने पर सहमत हो गए। और इसी तरीके से अहमदाबाद सत्याग्रह भी गांधी जी का सफल रहा। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे एक्ट की तरफ। रॉलेट एक्ट मार्च 1919, यानी रॉलेट एक ऐसा काला कानून था कि मतलब कि सरकार को अंग्रेज़ों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय नागरिक को मतलब जेल में रखने का अधिकार मिल चुका था। इस कानून का बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध हुआ तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और आंदोलनकारी को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक, देखिए यहाँ पे 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिला। अब इस अधिकार मिला बिना किसी मुकदमे के, ना कोई मुकदमा ना कोई वारंट, सीधा जेल में डाल दो। मतलब कि कहीं पे आप देखें चौक चौराहे पर सरकार के खिलाफ अगर कुछ 2-4 बातें हो रही है, राजनीतिक गतिविधियां हो रही है तो आपको मतलब कि अधिकार मिल चुका है कि आप उसको जेल में डाल सकते हैं। तो ये अधिकार मतलब कि एक काला कानून के तरफ से काला कानून साबित हुआ और इससे भारतीय नागरिक को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा आने लगा और यहाँ पे उग्रवादी राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने लगी। तो इस कि रॉलेट समिति की नियुक्ति जो हुई, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति गठन की और ये समिति के जो अध्यक्ष थे ये सिडनी रॉलेट थे। और मार्च 1919 में यह कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। मार्च 1919 में यह कानून को मतलब कि सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में मतलब ब्रिटिश संसद ने यह कानून पारित कर दिया और ये काला कानून साबित होने लगा। फिर अगर हम लोग आगे देखेंगे कि अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी अहिंसक ढंग से सत्याग्रह प्रारंभ करना चाहते थे, इसलिए 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक हड़ताल से आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में अहिंसक ढंग से यानी एक सत्याग्रह का आंदोलन मतलब कि आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें क्या हुआ कि रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उसके बाद रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, सब स्ट्राइक पर चले गए। उसके बाद विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया, रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। उसके बाद दुकानें बंद हो गई। इसका असर पूरे देश में देखने को मिला। पूरी तरीके से दुकानें बंद होने लगी और इसका असर क्या होने लगा कि पूरे देश में देखने को मिला। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत में मतलब कि एक राष्ट्रवादी भावनाएं पूरे तरीके से पनपने लगा। लोग एक दूसरे से मतलब कि कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के इस दमनकारी कानून के विरोध में एकजुट होने लगे। तो इस पर अंग्रेज को ये बात खटकने लगी। अब अंग्रेज़ को जब ये बात खटकने लगी तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी। गांधी जी अब दिल्ली नहीं आ सकते। इनका कहना है कि 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक जुलूस पर गोली चला दी। 10 अप्रैल को, अब देखिए 6 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक जुलूस पर ही गोली चला दी। उसके बाद आंदोलन का स्वरूप कई स्थानों पर हिंसात्मक रूप ले बैठा। अब पुलिस ने गोली चलाई, भारतीय लोग एकजुट होकर के सड़कों पर उतरने लगे तो हिंसक भिड़ंत होने लगी और ये आंदोलन पूरी तरीके से अब हिंसात्मक होने लगा। इसे रोकने के लिए मार्शल लॉ मिलिट्री कानून लगा दी गई और जिसकी कमांड जनरल डायर को दे दिया गया। अब मिलिट्री कानून पूरे मतलब कि अमृतसर पर लग चुका था और इसका परिणाम क्या हुआ? अंत परिणाम जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आया और ये पूरी तरीके से अमृतसर में मतलब कि मिलिट्री कानून अभी लगा हुआ था
और देखिए आगे क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये जो घटना होता है ये पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली घटना है। आज भी इनका जब भी जिक्र होता है तो आंखों में लोगों के आंसू आ जाते हैं। मतलब कि वो बैसाखी का दिन था और वो पर्व और उल्लास का माहौल था, और एक पार्क में एक ऐसी घटना जो दुनिया को मतलब कि पूरी तरीके से अंग्रेज ब्रिटेन के काला करतूत और एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आपके सामने प्रस्तुत है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस दिन ब्रिटिश सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। आप देखिएगा कि इस पिक्चर तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि इसी पार्क पर मतलब कि कुछ लोग बैसाखी का मेला था तो मेला में शामिल होने लगे और कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो मतलब कि पूरे पार्क में इस हिस्से पर मान लें प्रदर्शन हो रहा है, इस हिस्से पर मतलब कि पर्व का उल्लास हो रहा है। इसी बीच जनरल डायर अपने फ़ौज के साथ आते हैं और गेट को बंद करके मतलब पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं पर मतलब गोली चलाना प्रारंभ कर देते हैं। ये पूरी तरीके से इधर से गोली चलाना प्रारंभ कर देते हैं। और देखिएगा आज भी इस दीवार पर आपको नज़र आता होगा कि ये जो निशान है, ये जो निशान है, ये निशान आपको इस बात की गवाही दे रहा है कि गोलियां कितनी चली थी। तो पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त की घटनाएं। तो ये घटना आखिर हुआ कैसे था, देखिएगा कि घटने के वक्त क्या हुआ था कि 13 अप्रैल को अधिकांश लोग वार्षिक बैसाखी मेले में शामिल होने जालियांवाला बाग अमृतसर पहुँचे। अब जालियांवाला बाग अमृतसर पहुंचे वार्षिक बैसाखी के मेले में। यहाँ कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कर रहे थे, तो कुछ लोग मेले में शामिल थे। इन लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ यानी मिलिट्री कानून लागू कर दिया गया। उसी समय जनरल डायर फौज के साथ जालियांवाला बाग आ पहुंचते हैं और उसने वहां सभी गेट को बंद करवा दिए और वहां के भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, और जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। मतलब कि लगभग 1000 लोग मारे गए। और ये मतलब कि दिन भारतीय इतिहास के मतलब कि सबसे मतलब कि दुखद दिनों में से गिना जाता है। आप देखिएगा कि जैसे वार्षिक बैसाखी का मेला में इस तरीके से मतलब कि आज भी अमृतसर में भीड़ होता है, तो जालियांवाला बाग में क्या हुआ था कि ये पिक्चर आपको मतलब कि दिल दहलाने वाली पिक्चर नज़र आता होगा कि इस तरीके से मेले में शामिल होते थे। ये उस दिन भी यहाँ पे इसी तरीके से कुछ लोग मेले में शामिल थे और कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और इस शख्स के कारण, जो जनरल डायर, इस शख्स के कारण मतलब कि ये घटना का अंजाम हो पाया। तो इसके बाद भी ये लोग रुके नहीं। इस नरसंहार के बाद अंग्रेज नहीं रुके, लोगों से ज़मीन पर नाक रगड़वाए, सड़क पर घिसट कर चलने को कहा, मतलब कि अफसरों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया। इस तरीके का मतलब कि काला करतूत जनरल डायर के हुक्म पर होने लगा, और जिससे मतलब कि पूरे मानवता आज भी मतलब कि शर्मसार है। तो ये घटना बहुत ही मतलब कि झकझोरने वाली घटना है। तो इस घटना के विरोध में क्या होने लगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी नाइटहुड की उपाधि। आप अगर यहाँ से एमसीक्यूज बनता है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई या फिर नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस किस मतलब कि कारण क्या था? कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वो उपाधि लौटा दी। उसके बाद गांधी जी के बारे में देखिए, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी, और मतलब उपाधि लौटा दी। इस कैसर हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। यह घटना 1919 में हुई थी और गांधी जी ने 1920 में यह उपाधि वापस किया। गांधी जी 1920 में यह उपाधि वापस किए, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही किया, लेकिन 1920 ईस्वी में वापस किया।
तो उसके बाद एक शख्स और है जो 1897 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे और इसका नाम है शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद पद से इस्तीफा दे दिया। 1897 ईस्वी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन ओवरऑल ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का ये रहा। हम लोग आज इतना ही रखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से हम लोग प्रारंभ कर चुका, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ करते हुए हम लोग आज जालियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंच चुके। गांधी जी का आगमन भी हो चुका है। अब गांधी जी के आंदोलन में मतलब कि असहयोग आंदोलन है, प्रमुख आंदोलन, दांडी मार्च, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और इस वीडियो के सारे नोट्स को आप मतलब कि अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।